वीकली करंट अफेयर के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। एज यूजुअल मैं यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, जिससे आप भी अपडेट रहते हो और वीडियो बनाने के चक्कर में मैं भी करंट अफेयर से अपडेट रहता हूँ। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो तो ये सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हो। वीडियो की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। पहला क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चंद्रयान 3। आप सभी को पता है कि चंद्रयान मिशन जो 2 था, जिसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर, एक रोवर, बेसिकली विक्रम लैंडर जिसे हम कहते थे, और रोवर को प्रज्ञान नाम हमने दिया था, उनको उनकी क्रैश लैंडिंग हो गई थी। अब उसी जो प्रोसेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, चंद्रयान 3 जो मिशन है उसको लॉन्च किया जा रहा है। हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने पार्लियामेंट में इसके बारे में बताया था रिसेंटली, इसलिए ये न्यूज़ में है तो आपको जानना चाहिए। अब है क्या, ये पहला स्टेटमेंट जो दिया गया है कि रोवर एंड लैंडर, तो ये बिल्कुल बात सही है। इट विल कंसिस्ट ओनली द रोवर लैंडर एंड विल कम्युनिकेट विद द अर्थ बाय द ऑर्बिटर ऑफ द चंद्रयान 2, क्योंकि बाकी चंद्रयान 2 तो काम कर ही रहा है, बट ये जो 3 इनका क्रैश लैंडिंग हो गया था, जिनको चंद्रमा पे सक्सेसफुली हम लैंड नहीं करवा पाए थे। ठीक है, अब उसको हम करवा लेंगे, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बाकी यहाँ पे दिया गया है कि जो जापान की स्पेस एजेंसी है उससे हम ये लेके आ रहे हैं, तो ये बात सही नहीं है, तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है। हाँ, उनका जापान का बेसिकली इस प्रोग्राम में इन्वॉल्वमेंट है, बट ऐसा नहीं है कि उनसे हम ये चीज़ें लेके आ रहे हैं, लॉन्चर ला रहे हैं, रोवर ला रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितेंद्र सिंह जो हैं, इन्होंने लोकसभा में रिसेंटली इसके बारे में कहा था। बाकी थोड़ा सा यहाँ पे इसरो के बारे में दिया गया कितना पैसा अलॉट किया गया था, तो इस बार का जो अलॉटमेंट है वो 13,700 करोड़ रुपीज़ का है, जो लास्ट टाइम एक्सपेंड बचत था उससे नियरली इतना ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो एक पैसा अलॉटमेंट होता है, उसमें से कितना खर्च होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें। सरकार कितना देती है, एजेंसी कितना खर्च करती है। तो एजेंसी ने जो खर्च किया था, देखो पिछली बार अलॉटमेंट ज़्यादा था, ठीक है, ऐसा नहीं कि अलॉटमेंट अभी ज़्यादा किया गया है, हाँ, बट जितना अलॉटमेंट था पिछली बार उतना खर्च नहीं हुआ था, तो इस बार थोड़ा सा कम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ओन द रिकॉर्ड ब्रेकिंग 21st ग्रैंड स्लैम विनर, तो किसने जीता है, राफेल नडाल ने। अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन चल रहा था, वहाँ पे इन्होंने ये जीता है। ये बेसिकली जो सेकंड प्लेयर हैं उनको डिफीट किया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हेन द लूनर ईयर, लूनर या फिर इसे न्यू ईयर सिंपल भाषा में हम कहें तो चाइनीज कैलेंडर के हिसाब से, हालांकि चाइना पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, बट ठीक है, क्या मालूम आपसे एग्जाम में पूछ ले, तो होता है 1 फरवरी। जैसे नया कैलेंडर इंग्लिश कैलेंडर कब स्टार्ट होता है, जनवरी में स्टार्ट होता है, उसी तरीके से ये चाइनीज कैलेंडर के हिसाब से है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, विच बैंक विल इंट्रोड्यूस द डिजिटल रुपीज़। अभी आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारा सेशन चल रहा है, इस सेशन में अभी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बजट अनाउंसमेंट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम एक डिजिटल करेंसी लेके आएंगे जिसको लॉन्च करेगा आरबीआई। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। और जैसा कि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा ना बिटकॉइन के बारे में या दूसरी जो डिजिटल करेंसी उनके बारे में, कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, इसलिए इनको हैक करना टेंस टू इम्पॉसिबल है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या एग्जैक्टली, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जैसे ये लिखा है ना ब्लॉक और चेन, तो उसी तरीके से ये ब्लॉक की चेन्स होती हैं। ठीक है, और इन ब्लॉक की जो इन्फॉर्मेशन, इन ब्लॉक से कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। अब हैक करने के लिए आपको इसकी इन्फॉर्मेशन को हैक करना पड़ेगा, और इनका कनेक्शन कुछ ऐसे होता है कि अगर एक ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन आप चेंज करते हो तो उसको वैलिड बनाने के लिए, वो एरर ना आए, साथ में सारे ब्लॉक की इंफॉर्मेशन आपको चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंडेंट ब्लॉक होते हैं ये। तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि एक टाइम में आप इतने सारे ब्लॉक्स के, मिलियंस ऑफ ब्लॉक्स के आप इंफॉर्मेशन चेंज करके आप इसको हैक कर लो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा इसको सिक्योर माना जाता है, इसके ट्रांजैक्शन को सिक्योर माना जाता है। कहा जाता है कि इससे ब्लैक मनी या फिर चोरी या फिर ये सारी चीज़ें, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन होगा वो पब्लिक डोमेन में रहेगा, कोई भी देख सकता है। ठीक है, तो इसलिए लेट्स सी, गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है कि हम टेक्नोलॉजी में पिछड़ ना जाए, इसलिए हमारे पास भी एक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टैक्स विल बी लाइव्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ द वर्चुअल मनी। कुछ टाइम पहले वर्चुअल एसेट की बात यहाँ पे किया गया है। ये बेसिकली वो जो वर्चुअल में ट्रेड कर रहे हैं ना, वर्चुअल करेंसी में लोग ट्रेड कर रहे हैं, उसी के सेंस में है। कुछ टाइम पहले ऐसा एक यूज हो गया था कि अब तो हमारे देश में जो वर्चुअल करेंसी है उनको बैन कर दिया जाएगा, धड़ाधड़ लोग पैसा विड्रॉल करने लगे, क्रैश भी हो गई करेंसी, बिटकॉइन का प्राइस गिर गया। अभी गवर्नमेंट ने कह दिया, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि गवर्नमेंट अब उससे टैक्स लेना चाह रही है। इसका मतलब क्या है कि उसके लिए कोई रेगुलेशन आएगा, धीरे धीरे वो लीगलाइज हो जाएंगी। ठीक है, अभी उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, कोई रेगुलेशन नहीं था, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा कि भैया ट्रांजैक्शन पे 30% हम लेंगे, बट
ऐसा अब लग रहा है कि जब पैसा लेगी गवर्नमेंट तो धीरे धीरे उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनेंगे और ये जो आपकी वर्चुअल करेंसी है या फिर जिसे आप डिजिटल करेंसी कहते हो ये लीगलाइज हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी को थोड़ा सा रिड्यूस किया गया है, दैट इज 5%। कस्टम ड्यूटी कहाँ पे लगाया जाता है? कोई चीज़ इंपोर्ट करके आप ला रहे हो बाहर से, इंडिया में बना के बेचना चाहते हो, फिनिश गुड ला रहे हो, रॉ मटेरियल ला रहे हो, व्हाटएवर दैट, उसके ऊपर लगाया जाता है। तो इससे क्या होगा, इंपोर्ट थोड़ा सा बढ़ेगा। आप ये कह लो, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है ना, एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए ना कि इंपोर्ट। बट एक चीज़ है यहाँ पे कि जो रॉ मटेरियल आएगा अगर वो सस्ता हो जाएगा तो उससे जो फिनिश गुड्स बनेगा वो भी थोड़ा बहुत सस्ता हो सकता है। तो मे बी इन फ्यूचर जो आपके मोबाइल्स हैं जो बेसिकली बाहर से ला के हम यहाँ पे बनाते हैं और भी जो चीज़ें हैं जो बाहर से जिसके रॉ मटेरियल आते हैं वो थोड़ी सस्ती हो सकती है ना। अभी इम्पैक्ट नहीं दिखेगा बट मे बी थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट दिखेगा। 5% बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो है नहीं, छोटी सामान आप खरीदोगे तो हाँ, बड़ी सामान खरीदते हो ज़्यादा कॉस्ट का है तो डिफरेंट इम्पैक्ट दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है इंडिया हैज़ फाइनाइज्ड होयसाला टेम्पल लोकेटेड इन कर्नाटका। तो ऑप्शन है यहाँ पे कर्नाटका, इसके लिए बेसिकली कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में रखा जाए। हालांकि ये अभी नॉमिनेट मतलब रिक्वेस्ट किया गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। अब इस पे जो एक्सपर्ट कमेटी है वो सितंबर-अक्टूबर 2022 में आएगी, शायद वो विजिट करेंगे, फिर उनको जैसा लगेगा। वो बेसिकली क्या होता है, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी होती है ना, उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, फिर वहाँ से डिसाइड होता है कि इस साइट को बेसिकली उसमें रखना है कि नहीं रखना है। फिर आप कहोगे कि इससे फ़ायदा क्या होगा, मान लीजिए रख लिया जाता है तो बेसिकली टूरिज्म बढ़ता है ना, वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो नेशनल इंटरनेशनल जो टूरिस्ट होते हैं उसको देखने के लिए आते हैं। ठीक है, तो ये एक फ़ायदा होता है, इनकम का भी है और चूँकि नाम भी होता है। एक बहुत ही पुरानी हमारी आर्किटेक्चर है, 11th से लेके 14th सेंचुरी के बीच का बताया जाता है। टेम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ इस तरीके की आर्किटेक्चर है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी स्टेट के लिए जब उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है हु हैज़ बिकम द सेकेंड इंडियन टू विन द वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर। तो ये हैं PR श्रीजेश, बेसिकली ये हॉकी प्लेयर हैं और इनका जो नाम था ये नॉमिनेट किया गया था बाय द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ठीक है, इंडिया ने नॉमिनेट नहीं किया था, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने इनको नॉमिनेट किया था। बेसिकली वहाँ पे वोट दिया जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा वोट मिले थे। इनके जो पीछे वाले लोग थे बहुत पीछे थे इनसे, तो ये इन्होंने सेकेंड प्लेयर हैं ये। इससे पहले हॉकी की ही एक स्पोर्ट प्लेयर हैं रानी रामपाल जी, जिन्होंने 2019 में विन किया था, तो ये सेकेंड होंगे। तो ऑप्शन है आपका C। क्वेश्चन नंबर 9 है हु इज द ओनली इंडियन स्पोर्ट पर्सन टू हैव ओन द ल्यूरेसिस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड। तो वो हैं सचिन तेंदुलकर साहब। अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी जो हमारे विनर हैं नीरज चोपड़ा जी, गोल्डन बॉय जिनको कहा जाता है, नेशनल इंटरनेशनल क्रश कहा जाता है, बहुत सारे नामों से जाना जाता है इनको। खैर, इनको अभी नॉमिनेट किया गया है, ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। तो मे भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ये भी पूछ सकते हैं कि रिसेंटली किसको नॉमिनेट किया गया है, तो नीरज चोपड़ा जी को किया गया है। नीरज चोपड़ा मतलब सेकंड ऐसे हैं जो नॉमिनेटेड हैं। इससे पहले विनेश फोगाट 2019 में उनको नॉमिनेट किया गया था और सचिन तेंदुलकर सर जी ने तो जीता ही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ मेनी इंडियन एथलीट आर पार्टिसिपेटिंग। तो एक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आरिफ खान जी हैं, इन्होंने ही क्वालिफाई किया था, यही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अभी जो मतलब प्राइड ऑफ नेशंस की जो सेरेमनी होती है उसमें इंडियन फ्लैग को लिए थे, ये अब अकेले ही यही हैं तो यही लेंगे डेफिनेटली। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे D। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द डेथ पेनल्टी इन इंडिया रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट अभी रिलीज किया है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने। बेसिकली एक तरह का इसकी कितने लोगों को डेथ पेनल्टी दिया गया किस केस में, इस तरीके के एनालिसिस इन्होंने किया है। यहाँ पे ये चार्ट देख पाओगे कि कब कितने लोगों को डेथ पेनल्टी दिया गया था। तो अल्टीमेटली ये क्यों है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इसको रिमूव कर देना चाहिए ना, डेथ पेनल्टी नहीं होना चाहिए। लॉ लोगों को सुधारने के लिए बनाए गए हैं, नहीं कि लोगों को मारने के लिए। अगर लोगों को मार ही दोगे तो फिर किसके लिए लॉ रहेगा? अगर सबको मार दोगे तो लॉ किसके लिए रहेगा? तो सबका अपना अपना ओपिनियन है, ऐसा कहते हैं लोग, इसलिए सारी एनालिसिस किया जा रहा है। अब डेफिनेटली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सोसाइटी में रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो सोसाइटी को मतलब इस तरीके की चीज़ें करते हैं जो कि आप कह नहीं सकते कि उनको माफ़ किया जाना चाहिए। ठीक है, तो सबका अपना अपना ओपिनियन है, आपका भी कुछ ओपिनियन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है नासा इज प्लानिंग टू रिटायर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बाय विच ईयर। तो ये है जनवरी 2020
मतलब 2031, ठीक है। ये 1998 में कई सारी एजेंसीज ने मिलके किया था, तो अब भाई उसका डी ऑर्बिट कर दिया जाएगा क्योंकि उसका काम हो गया है, काम खत्म हो गया है। अब किसी की कितनी एज होगी, ठीक है। अब ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस होते हैं, इनका काम क्या होता है, बेसिकली रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए इनका यूज किया जाता है। चलिए, तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।